हेलो बच्चों। तो बच्चों हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स कर रहे हैं और उसमें आज एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, वो हमारा है बर्नौलीज प्रिंसिपल। तो आज के लेक्चर में बच्चों हम लोग बर्नौलीज प्रिंसिपल पढ़ेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपके पेपर में अक्सर 5 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए तो ध्यान से पढ़िएगा और अच्छे से तो समझिए। देखिए बर्नौलीज प्रिंसिपल क्या है बच्चों, बेसिकली हमने क्या कंसीडर किया है, हमने कंसीडर किया बर्नौलीज प्रिंसिपल को समझने के लिए हमने कंसीडर किया कि हमारे पास एक पाइप है जिसमें कि कोई फ्लूइड है, जैसे फॉर एग्जांपल वाटर है और वो फ्लो कर रहा है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में फ्लूइड डायनेमिक्स स्टार्ट किया है, यानी फ्लूइड्स इनटू मोशन स्टार्ट किया है। तो हमने कंसीडर किया कि हमारे पास देखिए एक पाइप है, जिस पाइप में जो फ्लूइड है जैसे फॉर एग्जांपल वाटर जो है वो फ्लो कर रहा है, ठीक है। और ये किस तरीके से हमने पाइप को रखा है, ये सिचुएशन समझिएगा। यहाँ पर पाइप का जो ये वाला एंड है वो h1 हाइट पर है और ये वाला जो एंड है पाइप का ये h2 हाइट पर है। यानी बर्नौलीज प्रिंसिपल को समझने के लिए जिस पाइप में हम लोग फ्लूइड को फ्लो करा रहे हैं वो उसके एंड्स जो वो वेरिएबल हाइट पे प्रेजेंट है। और दूसरी बात, इस रीजन का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो A1 है और इस रीजन का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो A2 है। यानी ये कंडीशन हो गया वेरिएबल हाइट। क्या है बच्चों, पहला कंडीशन है वेरिएबल हाइट और दूसरा है वेरिएबल क्रॉस सेक्शन, ठीक है। वेरिएबल हाइट और साथ ही साथ वेरिएबल क्रॉस सेक्शन का एक कंडीशन है। यानी हमने कंसीडर किया है कि हमारे पास जो पाइप है उस पाइप का जो लेफ्ट एंड है वो h1 हाइट पर है और राइट एंड h2 हाइट पर है और लेफ्ट एंड का जो क्रॉस सेक्शन है वो A1 है और राइट एंड का जो क्रॉस सेक्शन है वो A2 है। तो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन हमें क्या कहता है बच्चों, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन हमें कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड वेलोसिटी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। कहने का मतलब कि अगर आप एरिया को बढ़ाएंगे तो वेलोसिटी कम हो जाएगी और अगर एरिया को कम करें तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी, कुछ इस तरीके से कि उनका प्रोडक्ट कांस्टेंट होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर एरिया कुछ और है और यहाँ पर एरिया कुछ और है, यानी एरिया इस पाइप का वेरी कर रहा है, बदल रहा है। तो एरिया बदलने की वजह से वेलोसिटी भी चेंज होनी चाहिए उस फ्लूइड का जो कि इस पाइप के थ्रू मूव करेगा। अच्छा, फ्लूइड जो इस पाइप के थ्रू मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है टाइम के रेस्पेक्ट में। और आप लोगों ने पढ़ा है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अगर टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होगी यानी वो एक्सेलरेट करेगा। तो इस पाइप में जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है वो एक्सेलरेट करना चाहिए और न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है कोई भी चीज अगर एक्सेलरेट कर रहा है यानी उसके ऊपर कहीं ना कहीं से कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहा होगा। तो यानी कि जो फ्लूइड के पार्टिकल्स इसमें फ्लो कर रहे हैं उनकी वेलोसिटी यहां से यहां चेंज हो रही है, यानी वो एक्सेलरेट कर रहे हैं, इसका मतलब कि उनके ऊपर फोर्स लग रहा है। अब वो फोर्स कौन लगाएगा, तो भाई फ्लूइड पार्टिकल्स जो अपने आसपास के फ्लूइड पार्टिकल्स से घिरे हुए हैं वो सब एक दूसरे के ऊपर कुछ ना कुछ प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं ना। जैसे फॉर एग्जांपल इस बी रीजन में जो फ्लूइड पार्टिकल है उस पर इस डायरेक्शन में P1 प्रेशर लग रहा है, वैसे यहाँ पर जो ई रीजन में जो फ्लूइड पार्टिकल उस पर इस डायरेक्शन में P2 प्रेशर लग रहा है। तो प्रेशर लग रहा है और ये प्रेशर किसी ना किसी एरिया पे लग रहा है, यानी कुछ ना कुछ फोर्स यहाँ पर लग रहा होगा। उसी फोर्स के लगने की वजह से यहाँ पर देखिए प्रेशर और एरिया कुछ और, यहाँ पर प्रेशर एरिया कुछ और। इस वजह से जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स के लगने की वजह से फ्लूइड के पार्टिकल्स एक्सेलरेट कर रहे हैं और इस वजह से उनकी वेलोसिटी जो है वो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है। और ऐसा इसीलिए हो पा रहा है क्योंकि ये वेरिएबल एरिया वाला केस यहां पर है, साथ में वेरिएबल हाइट भी है। क्लियर है बच्चों। तो बर्नौलीज प्रिंसिपल जो है ये बेसिकली इन दोनों रीजन में जो प्रेशर का डिफरेंस है उस प्रेशर के डिफरेंस को चेंज इन वेलोसिटी यानी कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आप कह सकते हैं, क्योंकि वेलोसिटी अगर चेंज होगी तो काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी। और दूसरा चेंज इन हाइट, तो हाइट अगर चेंज होगी तो पोटेंशियल एनर्जी उस पार्टिकल की चेंज होगी। तो जो बर्नौलीज प्रिंसिपल है वो बेसिकली जो प्रेशर डिफरेंस है पाइप के दोनों एंड्स के अक्रॉस उसको चेंज इन काइनेटिक एनर्जी
प्लस एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में रिलेट करता हुआ एक इक्वेशन आपको देता है। उसी इक्वेशन को जरा हम लोग समझते हैं। यहां तक की बात आप समझ रहे हैं? चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, तो फिर हम लोग उस मैथमेटिकल इक्वेशन को फाइंड करते हैं। इसके लिए हमने कंसीडर किया कि हमारे पास दो रीजन है, हमारे पास दो रीजन है। रीजन 1 जो है बच्चों, रीजन 1 जो है वो हमारा देखिए BC, BC जो है ये हमारा रीजन 1 है, और DE जो है ये हमारा रीजन 2 है। DE क्या है बच्चों? ये हमारा रीजन 2 है। रीजन 2 हमारा है DE। क्लियर है? BC हमारा क्या है? रीजन 1 है, और DE हमारा रीजन 2 है। और इनिशियली हमने माना है कि B से लेकर D तक में फ्लूइड प्रेजेंट है। कहां प्रेजेंट है फ्लूइड? B से लेकर और D तक में फ्लूइड प्रेजेंट है। BD रीजन में फ्लूइड प्रेजेंट है, और फिर जब ये फ्लो करता है तो B रीजन वाला फ्लूइड जो है कुछ समय में C रीजन में पहुंच जाता है, और D रीजन पर जो फ्लूइड था वो कुछ समय में E रीजन में पहुंच जाता है। यानी शुरुआत में फ्लूइड BD रीजन में प्रेजेंट था, फिर मान लीजिए डेल्टा T टाइम में, कितने टाइम में? डेल्टा T टाइम में जो फ्लूइड पार्टिकल्स हैं वो आगे की तरफ मूव करते हैं, इसलिए BD रीजन से बढ़कर के CE रीजन में आ जाता है। क्लियर है बच्चों? यहां तक बात समझ रहे हैं? रीजन हमने दो माने हैं, BC और DE, ठीक है, जहां शुरुआत में जो फ्लूइड पार्टिकल्स हैं वो BD रीजन में लाई कर रहे हैं, और डेल्टा T टाइम में वो फ्लूइड के पार्टिकल्स जो वो आगे की तरफ फ्लो करते हैं, और B से वो C तक पहुंच जाता है, D से E पहुंचता है, यानी कि बाद में वो CE रीजन फ्लूइड पार्टिकल जो है वो हमारा पहुंच जा रहा है। ठीक है, तो समझिए कि B पॉइंट पर फ्लूइड पार्टिकल की वेलोसिटी रीजन 1 में अगर V1 है, तो डेल्टा T टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? V1 डेल्टा T, भाई डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। V1 स्पीड से मूव कर डेल्टा T टाइम, तो B से C रीजन को V1 डेल्टा T डिस्टेंस कवर कर लेगा, और वैसे ही D से E रीजन में वो V2 डेल्टा T डिस्टेंस जो है वो कवर कर लेगा। क्लियर है बात? तो अब समझने वाली बात ये है, लॉजिक ये लगता है कि ठीक है यार, मान लिया कि ये रीजन 1 है, ये रीजन 2 है, शुरुआत में फ्लूइड जो BD रीजन में था, फिर डेल्टा T टाइम में फ्लूइड पार्टिकल्स मूव करते और CE रीजन में आया था वही फ्लूइड। इसका मतलब B रीजन में जो पार्टिकल्स थे वो C तक पहुंचते, D वाले E तक पहुंच जाते हैं। तो अगर यहां पर V1 स्पीड से ये A1 क्रॉस सेक्शन एरिया के थ्रू मूव कर रहा है, तो डिस्टेंस उस डेल्टा T टाइम में V1 डेल्टा T कवर करेगा, ये V2 डेल्टा T कवर करेगा। लेकिन ये डिस्टेंस तो उसने कवर किया है, साथ ही साथ उस पर कुछ फोर्स भी लगाया जा रहा है। यहां पर कितना फोर्स है? फोर्स होता है प्रेशर इनटू एरिया, P1A1, यहां पर हो जाएगा P2A2, राइट? तो देखिए, एक तो फोर्स लगा फ्लूइड पार्टिकल्स के ऊपर, जिस वजह से उनका कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वर्क, यानी कुछ ना कुछ वर्क किया गया होगा इन पार्टिकल्स को मूव करने के लिए। तो वर्क डन to move particles, work done to move particles from BD to CE region। टोटल जो वर्क हो रहा है बच्चों उसे मैं डेल्टा W कह रहा हूं, ठीक है। ये वर्क डन देखिए कितना होगा, यहां पर जो फ्लूइड पार्टिकल्स हैं वो यहां पहुंचे, उन पर कितना वर्क हुआ है? तो देखिए उन पर जो वर्क हुआ है, वर्क होता है फोर्स इनटू एरिया। फोर्स कितना लगा है? P1 इनटू A1, राइट? क्लियर है? तो इतना फोर्स लग गया, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? V1 इनटू डेल्टा T, राइट बच्चों? उसी तरीके से इस रीजन में कितना वर्क हुआ है? तो भाई प्रेशर है P2, एरिया है A2, लेकिन इसका प्रेशर इस डायरेक्शन में, इसका प्रेशर इस डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में है ना, इसलिए P2 को हम लोग नेगेटिव लेंगे, माइनस P2A2 इनटू इसकी वेलोसिटी यहां V2 थी, और डेल्टा T टाइम में हमने देखा है। B रीजन से C रीजन में पार्टिकल को भेजने के लिए कितना वर्क किया गया? फोर्स लगा P1 इनटू A1, और डिस्प्लेसमेंट हुआ V1 डेल्टा T, इसलिए मैंने इतना लिख दिया, ठीक है। वैसे ही यहां से यहां लाने में आप नोटिस करिए कि भाई प्रेशर लगा P2 एरिया A2, तो P2A2 फोर्स लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है V2 डेल्टा T, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन देखिए डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हुआ, लेकिन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगा है। तो यही तो हमने पढ़ा था ना कि जब
एंगल 180 डिग्री होगा तब वर्क नेगेटिव हो जाता है, तो cos थीटा था cos 180 -1 होता है तो एक नेगेटिव साइन आ गया। ये देखिए ये वर्क डन हमारा कितना आएगा, इसको देखिए मैं कैसे लिख रहा हूं, P1 V1 डेल्टा टी क्या है, डिस्टेंस, और डिस्टेंस को एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम आएगा, तो V P1 इंटू डेल्टा V माइनस वैसे ही हो जाएगा P2 इंटू डेल्टा V। आप बोलेंगे सर ये डेल्टा V1 डेल्टा V2 क्यों नहीं है, तो देखिए हम लोग इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड को पढ़ते हैं और स्मूथ फ्लो पढ़ते हैं, तो जितना वॉल्यूम इधर शिफ्ट करेगा उतना ही वॉल्यूम इधर भी शिफ्ट करना चाहिए। तो यानी यहां से बच्चों हमारा निकल कर आ गया कि जो वर्क डन हमारा है वो हमारा है P1 माइनस P2 इंटू डेल्टा V। अब ये जो वर्क हुआ है, इस वर्क को करने में आपने पढ़ा है कि जब भी हम वर्क करते हैं तो वो वर्क कहीं ना कहीं किसी फॉर्म में, किसी एनर्जी के फॉर्म में आपकी यूटिलाइज होती है। तो ये जो वर्क इन फ्लूइड के पार्टिकल्स को मूव कराने के लिए किया गया है, ये वर्क आपका पार्शियली उस फ्लूइड के काइनेटिक एनर्जी को चेंज करने में इस्तेमाल हुआ है और पार्शियली उसके पोटेंशियल एनर्जी को चेंज करने में। क्यों? क्योंकि हाइट बदल रहा है ना, यानी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है, तो वर्क का कुछ हिस्सा पोटेंशियल एनर्जी को चेंज करने में लगा है और वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, यानी वर्क का कुछ हिस्सा काइनेटिक एनर्जी को चेंज करने में लगा है। तो जरा देखते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, कितना चेंज हुआ है पोटेंशियल एनर्जी में बच्चों, देखते हैं जरा। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं और उसी तरीके से हम लोग चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी निकालेंगे, ठीक है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये दोनों निकालते हैं जरा, ठीक है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग डेल्टा U सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। कितना हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी में चेंज, पोटेंशियल एनर्जी होता है mg h2, यहां पर देखिए हाइट ज्यादा है, पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, mg h2 माइनस mg h1, जिसे हम लिख सकते हैं mg इंटू h2 माइनस h1, ये होता है बच्चों, ठीक है। mg इंटू डिस्प्लेसमेंट, यहां हाइट h1 है h2, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ h2 माइनस h1। अब देखिए इसे मैं कैसे लिख रहा हूं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। मास क्या होता है, मास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी है रो, वॉल्यूम देखिए यहां पर डेल्टा V है, ठीक है, इंटू तो मास हो गया इंटू G टाइम्स H2 माइनस H1 होगा बच्चों। अच्छा उसी तरीके से चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इसको हम लोग डेल्टा K सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, हो जाएगा हाफ m v2 स्क्वायर माइनस हाफ m v1 स्क्वायर, ये होगा बच्चों फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ये हमारा हो गया हाफ m v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, ठीक है। और इसको देखिए हम कैसे लिखेंगे, डेल्टा के मास क्या होगा, मास हमारा होता है हाफ, तो ऐसे लिख दिया, मास हमारा होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, यानी रो इंटू डेल्टा V मल्टीप्लाइड बाय v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। अब क्या हमने क्या कहा था कि ये जो वर्क हो रहा है, ये जो वर्क हो रहा है डेल्टा W, ये पार्शियली आपका पोटेंशियल एनर्जी को चेंज करने में और पार्शियली काइनेटिक एनर्जी को चेंज करने में लग रहा है। ये सब हमने चैप्टर नंबर 6 में वर्क एनर्जी में हमने पढ़ रखा है। तो डेल्टा W की जगह मैं लिख दे रहा हूं P1 माइनस P2 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा V, और ये हो जाएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि रो डेल्टा V इंटू G H2 माइनस H1 प्लस काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितना है, हाफ रो डेल्टा V इंटू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। तो देखिए डेल्टा V तीनों में कॉमन है, डेल्टा V तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका फॉर्मूला क्या आ जाएगा फाइनली P2 माइनस P1, ठीक है, सॉरी P1 माइनस P2, P1 माइनस P2 इज इक्वल्स टू रो G H2 माइनस रो G H1 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर। क्लियर है बच्चों यहां तक? अब देखिए P1 को तो मैं एज इट इज यहां पर रख रहा हूं,
रो जी H1 को इधर भेज दे तो हो गया प्लस रो जी H1, और माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर को इधर भेज दे तो प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, माइनस P2 को इधर ले तो ये हो जाएगा P2, इधर है आपका रो जी H2 तो प्लस रो जी H2, और यहां पर है प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। देखिए यहां पर सिर्फ फर्स्ट रीजन में प्रेशर प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, यहां सेकेंड रीजन में प्रेशर प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, ये सब एक दूसरे के बराबर है। यानी यहां से आप कह सकते हैं कि प्रेशर प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर ये कांस्टेंट के बराबर होता है, कह सकते हैं बच्चों। यही जो इक्वेशन हमारा निकल कर आ रहा है, इस इक्वेशन को, इसी प्रिंसिपल को, इस इक्वेशन को हम लोग बर्नौलीज इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? बर्नौलीज इक्वेशन। बर्नौलीज इक्वेशन क्या कहते हैं बच्चों? कि सम ऑफ प्रेशर प्लस रो जी एच, ठीक है, प्लस हाफ रो वी स्क्वायर हर पॉइंट पर, ठीक है, हर पॉइंट पर प्रेशर ले लो, डेंसिटी इंटू जी इंटू एच ले लो उस पॉइंट पर, प्लस हाफ इंटू डेंसिटी इंटू स्पीड का स्क्वायर ले लो उस पॉइंट पर, हर अलग अलग पॉइंट पर इन सब का सम जो है वो एक कांस्टेंट के बराबर होता है। यही हमारा बर्नौलीज प्रिंसिपल है। क्लियर है बच्चों? चलिए, तो ये बर्नौलीज प्रिंसिपल था, इंपॉर्टेंट है, इसका डेरिवेशन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसलिए डेरिवेशन आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ। आज का लेक्चर हम लोग यहीं समाप्त कर रहे हैं, इसे नोट कर लीजिए और पढ़ाई जरूर करिएगा। ठीक है, अगला जो लेक्चर है उसमें हम लोग टॉरिसलीज लॉ को पढ़ेंगे। ठीक है, टॉरिसलीज लॉ को पढ़ेंगे। चलिए बच्चों, बाय बाय।